वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इंडिया में इमेजिन करो कि आपको इंडिया में सिर्फ प्लेन्स ही प्लेन्स दिखते हैं या फिर सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स, ऐसा नहीं है ना। वी हैव वेरिड लैंड फॉर्म्स इन आवर कंट्री. So, India is a vast country and it contains various landforms. For example, in India we have mountains, plains, desert, plateaus, islands. We can find different types of rocks and soils. हमारी कंट्री में इनफैक्ट अगर हम पूरी अर्थ में भी देखें, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स और सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ रॉक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, just like soapstone, which are used for making talcum powder. Okay, and some rocks are very hard like marble, granite, etc. और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. फिजिकल मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं कि हाँ दे आर विजिबल, और उन फीचर्स को हम स्टडी करें कि इंडिया में कौन कौन से फीचर्स फिज़िकल फीचर्स अवेलेबल हैं, और उन फिज़िकल फीचर्स से हमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है. आपको भूख लगती है तो खाना आपको इंडिया यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है. प्यास लगती है तो पानी, ठीक है. आपको मिनरल्स चाहिए होते तो यहाँ पर हमारी कंट्री हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है. और वो सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर कैसे स्टोर्ड है हम ये आगे डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये आती है कि जो फिज़िकल फीचर्स हैं ये फॉर्म्ड कैसे हुए हैं. ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि दे आर द वेरियस प्रोसेस. इसमें से तीन नाम सबसे पहले आते हैं: वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द प्रेजेंट लैंडफॉर्म. इस लाइन का मीनिंग ये है कि वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन, ये तीन प्रोसेस की वजह से हमारे आज के लैंडफॉर्म हम देख सकते हैं जिस कंडीशन में वो हैं. इनफैक्ट इन्हीं तीनों कंडीशन, इन तीनों प्रोसेस की वजह से ये डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स हम देख पा रहे हैं वो इनकी वजह से है. नाउ व्हाट डू मीन बाय वेदरिंग? वेदरिंग का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ा सा रॉक होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स में. अब इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब ये होता है कि जब अपर लेयर ऑफ सॉइल या फिर जो अपर लेयर हमारी जो अर्थ की क्रस्ट वो वॉश्ड अवे हो जाती है बाय वेरियस फिजिकल एजेंट्स. अब ये फिजिकल एजेंट्स कौन से होते हैं? दे कैन बी वाटर, एयर, ओके, और इनफैक्ट एनिमल्स. अब डेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे इरोजन में मैंने आपको बताया कि बाय वेरियस फिजिकल एजेंट्स हमारी जो लेयर वहाँ से हटती है परत. जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आई, फ्लड आया, तो फ्लड से क्या होगा? टॉप सॉइल बह जाएगी, पर वो बह के कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होगी ना, तो वो क्या हो रहा है? डेपोजिशन हो रही है. फॉर एग्जांपल माउंटेन से जब रिवर ऊपर से नीचे आती है, फ्लो करती है, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, पेबल्स, इनफैक्ट फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी नीचे लाकर कलेक्ट करती हैं. तो मतलब कि ऊपर तो इरोजन हो रहा है पर नीचे क्या हो रहा है? डेपोजिशन. और इन तीनों प्रोसेस की वजह से ये प्रेजेंट लैंडफॉर्म डेवलप हुए हैं. सेकेंड पॉइंट आपका आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर. जो हमारे फिजिकल फीचर्स फॉर्मेशन हुई है उनकी, तो उनके एक्सप्लेनेशन किसने दिए? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अब ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? देखो आपको पता है कि जो आपकी अर्थ होती है वो बेसिकली 3 लेयर से बनी होती है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. हमारी क्रस्ट होती है अर्थ की, वो मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही होती है. ये चीज़ आपको क्लियर है ना? According to this theory, the crust upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. जो हमारी अर्थ की ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ऐसा कहा गया है कि वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है. अब वो कौन कौन सी हैं? देखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूराएशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं. ठीक है, अब इस थ्योरी के आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या है ये. The movement of plates result in building up of stresses within the plates and result into folding, faulting and volcanic activity. This process take millions of years. ये जो टेक्टोनिक थ्योरी है ना, वो ये बात बोल रही है कि
ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है। क्यों मूवमेंट होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो उसमें कन्वेंशनल ड्रिफ्टिंग या फिर कन्वेंशनल फोर्सेस लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से या तो ये प्लेट्स आपस में टकरा रही है या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जिसकी वजह से इनमें एक लगातार स्ट्रेस डेवलप होता है। और उन स्ट्रेस की वजह से ये 3 चीज़ें सामने निकल के आती है। कौन कौन सी है? फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। और ये सारे प्रोसेस होने में हमें ऐसा नहीं कि 1-2 दिन लगते हैं। दीज प्रोसेसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हम 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट देखते हैं। ये हमारी ये खाने वाली प्लेट नहीं है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बाउंड्री कौन सी है? कन्वर्जन बाउंड्री। अब कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है? जैसे आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो ना, क्या है ये? द प्लेट्स और द टेक्टोनिक प्लेट्स विच मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, और जिसकी वजह से क्या होगी? फोल्डिंग होगी। ऑब्वियसली अगर आप जैसे कोई 2 कॉपीज़ हैं, अगर आप उन दोनों कॉपीज़ को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो क्या होगा? फोल्डिंग होगी, और उनसे किसकी फॉर्मेशन होगी? इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। और इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ था? हमारे हिमालयंस की फॉर्मेशन हुई है। ओके, सेकंड आपका आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मतलब कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होती है? ठीक है, जैसे मान लो कि ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। पहले तो ये दोनों पास में अटैच थी, पर बिकॉज ये इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक बीच में गड्ढा सा बन गया, और ये गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। ओके स्टूडेंट्स, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फॉल्टिंग। मतलब कि जब 2 लैंड के बीच में एक फॉल्ट आ जाता है, एक दराज, एक गड्ढा सा, डीप डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं। थर्ड आपका आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? विच मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। जो 2, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली पास करती हैं, और जिनका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे हमारी लैंड फॉर्म्स की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आपको एक छोटा सा एक आइडिया देती हूँ। ऐसा कहा जाता है, एक थ्योरी है ये भी, कि 225 मिलियंस अगो पहले हमारे जितने भी ये 7 जितने भी हमारे ये कॉन्टिनेंट्स हैं ना, सब कंबाइन थे इनटू अ सुपर कॉन्टिनेंट। उनका इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पैंजिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल ड्रिफ्टिंग और कन्वेंशनल करंट्स। ये एक दूसरे से स्प्लिट हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, फिर कोई एक दूसरे से पास आ रही है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो 1 सुपर कॉन्टिनेंट था ना, वो 2 में डिवाइड हो गया। एक नॉर्थ की तरफ चला गया और एक साउथ की तरफ। जो नॉर्थ वाला था उसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, या फिर लॉरेसिया लैंड। जो नीचे साउथ में था उसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना। आपको पता है अभी तक है ना इंडिया की फॉर्मेशन नहीं हुई है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ऐसे कहा जाता है हिमालयंस की फॉर्मेशन भी नहीं हुई थी। इनफैक्ट जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पोर्शन है वो गोंडवाना रीजन, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो मतलब कि पेनिनसुलर पोर्शन ऑफ आवर कंट्री इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट, और हिमालयंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर द न्यूएस्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री। अब उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जितनी भी हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये आपस में एक दूसरे से स्प्लिट होने लगी। कुछ एक दूसरे के पास जाने लगी, कुछ एक दूसरे से सेपरेट होने लगी। तो उसी में क्या हुआ? हमारी जो एक ये वाली जो प्लेट है, बेसिकली दिस वन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या हुआ? जो हमारी ये इंडिया जहाँ पर ये पेनिनसुलर पोर्शन पार्ट प्रेजेंट था गोंडवाना रीजन के अंदर, वो यूरा एशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लग गया। ओके, और फिर लास्ट में क्या हुआ? इट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ दिस प्लेट टू दिस पोर्शन, और जिस वजह से किसकी फॉर्मेशन, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फोल्डिंग की, और उसकी वजह से हमारे आज के हिमालयास फॉर्म हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लैंड्स है ना टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी कंटिन्यूसली खिसकती जा रही हैं आगे की तरफ, अगर हम उनको मेजर करें तो। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर?
oldest landform Gondwana land. It is the southern part of the ancient supercontinent Pangaea with Angara और Laurasia in the northern part. ऐसा कहा जाता है कि जो गोंडवाना लैंड है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है और ये कहाँ पर प्रेजेंट था उस टाइम पे? सदर्न पार्ट ऑफ अवर एशियन सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। मतलब कि अंगारा हमारा जो था वो कहाँ पर था? नॉर्थ में प्रेजेंट था, है ना, और जो ये गोंडवाना था साउथ में प्रेजेंट था। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू मैनी पीसेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट। जो कन्वेंशनल करंट से कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं उन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्प्लिटिंग होने लगी, सेपरेट होने लगी, और उसका रिजल्ट क्या आया? दिस दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन। जो ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो क्या होने लगी? वो ड्रिफ्ट होने लगी अफ्रीकन प्लेट से। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ टू द यूरा एशियन मच लार्जर यूरा एशियन प्लेट। और जब वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रही थी, मतलब कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, तो क्या रिजल्ट हुआ? इट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरा एशियन प्लेट विच रिजल्टेड इन द अपलिफ्ट ऑफ आवर हिमालयन माउंटेन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना रीजन से या फिर गोंडवाना लैंड से जब सेपरेट होगी तो इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स यूरा एशियन प्लेट और वहाँ पर वो कोलाइड होके हिमालयंस की फॉर्मेशन होगी। बट एक और चीज़ थी कि इन दोनों लैंड के बीच में एक सी प्रेजेंट था, ठीक है, उस सी का नाम क्या था? तैती सी। अब इस फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हुआ? When the Himalayas got uplifted, जब हिमालयंस माउंटेन की फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि ये भी एक दो दिन में हो गया हो, इसको होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये हिमालयन अपलिफ्ट हुए तो जो वहाँ से रिवर्स फ्लो होने लगे, फिर रिवर्स के फ्लो होने से सेडिमेंट्स, पेबल्स, फाइन पार्टिकल्स ने धीरे धीरे 33 सी को पूरा कवर कर लिया और जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारे आज के नॉर्दर्न प्लेन्स बने। इसमें भी ऐसे लिखा है द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ 33 सीज, मतलब कि 33 सी के ऊपर हिमालयंस की फॉर्मेशन हुई और जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन था जो डिक्रीज हो रहा था नॉर्दर्न साइड, हमारा जो नॉर्दर्न साइड था वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। क्या हुआ? जैसे ये हिमालयंस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या था हमारा? ये नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जब ऊपर से रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स एंड फाइन पार्टिकल्स, और जिससे क्या हुआ? यहाँ पर पूरा हमारा प्लेन सरफेस डेवलप हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। और हमारी 33 सी भी सेडिमेंट से कवर हो गई और उसके नीचे हमारा एक लार्ज बेसिन बना जो क्या था? हमारा प्लेट्यू। और ऐसा कहा जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हिमालयन माउंटेन्स आर द रिसेंट लैंडफॉर्म्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स बिकॉज दे बिलोंग्स टू गोंडवाना रीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कि वक्त के साथ साथ जो डिप्रेशन था हिमालयंस और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में, जो डिप्रेशन था वो ग्रेजुअली फिल्ड हो गया किससे? बाय द डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of northern plains of India। और फिर तभी तो हम कहते हैं कि जो northern plains है वहाँ पर किसकी deposition है? alluvial deposit। और वो कहाँ से आई है? It got deposited by the rivers flowing from mountains to the lower portion of the north part of our country। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है द मेजर फिजिकल डिवीजन। अब हमारी कंट्री में मेजर फिजिकल डिवीजन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है? द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। हम इन सब को इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करेंगे।